नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आज दिल्ली सरकार के एवं इस धरती पे सबसे कट्टर ईमानदार नौटंकी पार्टी आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के शराब मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। जी हाँ, दरअसल इस देश में जब से शराब घोटाला का मामला आया तब से बहुत से लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि शराब घोटाले में इतनी छापेमारी हो रही है, इतनी लोग गिरफ्तारी हो गई अलग अलग लोग, व्यापारियों से लेके दलालों तक की, पर जो सबसे नंबर 1 जो इसके दोषी है मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली सरकार के शराब मंत्री है, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। और अंतोगत्वा आज वो दिन आ गया जिस शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। सुबह से 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को शाम को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले हमें थोड़ा इसे बारीकी से समझते हैं कि इसमें क्या हुआ और किस तरह से इस देश में एक भ्रम फैलाया जाता है। जो सातिर नेता होते हैं वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह से चोरी करने के बाद सीनाजोरी करते हैं और लोगों को मूर्ख समझते हैं और उसे मिसगाइड करते हैं। जी हाँ, दरअसल आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के बाद पूरी आम आदमी पार्टी, या जब से मनीष सिसोदिया इस मामले में फंसे शराब घोटाले में, तब से किस तरह से पूरी आम आदमी पार्टी और उसके तमाम नेता, चाहे वो दुर्गेश पाठक हो या पीसी हो या अरविंद केजरीवाल हो या राघव चड्ढा हो, ये तमाम लोग एक भरम जाल बना के रखे हुए हैं कैसे कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री को परेशान कर रहे हैं झूठे मामले में, जो कि विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री है। अब ये विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री कब हो गए, कब इस बात की सर्वे हुआ है कि विश्व में सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है? ये तो खैर आम आदमी पार्टी को ही पता होगा, दूसरे किसी को नहीं पता है। पर किस तरह से दिल्ली के लोगों को और इस देश के लोगों को मूर्ख समझा जा रहा था कि एक व्यक्ति मनीष सिसोदिया, जो कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ शराब मंत्री भी है दिल्ली का, तो पूरी आम आदमी पार्टी और उसके नेता कभी भी ये नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया शराब मंत्री भी है। उसके शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय को पूरे देश में बेच के, शिक्षा को बेच के वोट मांगने का काम किया, लोगों को बरगलाने का काम किया। और उस शिक्षा मंत्रालय के पीछे दरअसल उन बच्चों के को आगे करके, उन बच्चों के, उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पीछे छुप के मनीष सिसोदिया किस तरह शराब की दलाली कर रहे थे, शराब बेच रहे थे, शराब मंत्री बने हुए थे, इस चीज को कभी भी नहीं बताया गया। जिस तरह से सत्येंद्र जैन के लिए यह तो बताया गया कि सत्येंद्र जैन दुनिया के सबसे ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री है, पर यह नहीं बताया गया कि वही सत्येंद्र जैन दुनिया के सबसे भ्रष्ट जेल मंत्री भी है, जो जेल में रह के भी असूली करते हैं और जेल में मसाज पार्लर चलाते हैं। ये कभी नहीं बताया गया। दरअसल यहाँ के जो कुछ चतुर राजनेता है, उनका ये एक तरीका है कि लोगों को वो चीज मत दिखाओ जिससे हमारी बदनामी हो जाएगी, उसे सिर्फ वो दिखाओ जिससे हमारा नाम आगे चले। पर मनीष सिसोदिया के मामले में जिस तरह से ये लोग प्रचारित प्रसारित देश से लेके विदेशी अखबारों में वो हेडलाइन छपती थी, अभी अभी कुछ दिन पहले छपी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, अल जजीरा में, बहुत सारे विदेशी एजेंडाधारी अखबारों में उनका छपा था कि मनीष सिसोदिया जी देश में दिल्ली के बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। पर उस अल जजीरा न्यूयॉर्क टाइम्स में कभी ये नहीं छपा
कि वह शराब मंत्री, दिल्ली का शराब मंत्री मनीष सिसोदिया किस तरह से दिल्ली के उन बच्चों को शराब पीने के लिए मजबूर कर रहा है, दिल्ली के लोगों को नशेड़ी बना रहा है, उनका भविष्य खराब कर रहा है, यह कभी नहीं बताया गया। और किस तरह से शराब की नई नीति बनाकर सरकार को, दिल्ली सरकार के राजस्व को करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया और पार्टी का किस तरह से फायदा पहुंचाया गया, पार्टी को, आम आदमी पार्टी को गोवा चुनाव लड़ने के लिए, गुजरात चुनाव में लड़ने के लिए, हिमाचल चुनाव लड़ने के लिए उसका पैसा किस तरह से खर्चा किया गया, ये कभी नहीं बताया, किसी भी अखबार में नहीं छपा। और ना ही कोई मीडिया उनसे पूछते हैं, कोई पत्रकार उनसे पूछा ये जो आप नई शराब नीति 2021 में लाए थे, अगर ये इतना ही अच्छा था तो इसको वापस क्यों लिए आप, क्या कमी था इसमें जो इसको वापस लिए। दरअसल इनके उस शराब नीति को थोड़ा समझना जरूरी है। दरअसल नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। यह फैसला था दिल्ली में शराब नीति को बदलने का और नई शराब नीति को लागू करने का। दिल्ली सरकार ने जिस दिन से नई शराब नीति लागू की थी उसी रोज से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था एवं तमाम विपक्षी दलों के नेता ने दिल्ली सरकार को बच्चों को शराबीन बना रही है, वही आम आदमी पार्टी कह रही थी कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को का खजाना भर जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे और मामले बढ़ने पर 31 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस लेते हुए पुरानी नीति को लागू कर दिया था। जी हाँ, जिस शराब नीति को दिल्ली सरकार कह रही थी कि बहुत ही अच्छा नीति है, इससे दिल्ली सरकार के खजाने को फायदा होगा, तो फिर उसे वापस क्यों लिया गया और फिर से पुरानी नीति क्यों लागू की गई और ये नीति किस स्थिति में वापस लिया गया, ये समझिए। पहले 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 1991, व्यापार नियम TOBR 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन हुआ है। इसमें वर्ष 2021-22 के लिए शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर उल्लंघनों का जिक्र किया गया है। यह रिपोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भेज दी गई थी और इसमें कहा गया था कि इसमें टॉप पॉलिटिकल लेवल पर वित्तीय लेन देन के संकेत है। दरअसल जब ये नई शराब नीति केजरीवाल जी ने बनाई थी उस समय दिल्ली के मुख्य सचिव उन सभी खामियों को इनको बताया था कि इस नीति में क्या क्या खामी है, किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ है। उसके बाद भी इन्होंने सब चीज को दरकिनार करते हुए वो नीति लागू की और जब ये शराब नीति लागू हो गई तो 22 जुलाई 2022 को LG-BK सक्सेना नई आबकारी नीति के इम्प्लीमेंटेशन में कथित नियम उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की CBI जांच की सिफारिश की। दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया कि शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिए गए थे। LG ने दिल्ली के मुख्य सचिव को कथित अनियमितताओं में एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया था। साथ ही खुदरा शराब लाइसेंस के लिए बिडिंग प्रोसेस में कॉटलेजाइजेशन की शिकायत की। 28 जुलाई 2022 को मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग का प्रमुख भी है, ने विभाग को नई नीति आने तक 6 महीने की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क नीति पुराने शासन पर वापस लौटाने का निर्देश दिया। 17 अगस्त 2022 को CBI ने नई आबकारी नीति 2021-22 में धोखाधड़ी रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी विभाग के अधिकारी और कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद एक केस सामने आया था। उसी केस में 19 अगस्त 2022 को CBI ने मनीष सिसोदिया और आपके 3 अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा। दिल्ली NCR क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। 22 अगस्त 2022 को ED CBI से मामले की जानकारी मांगता है और आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करता है। 30 अगस्त 2022 को CBI के 5 अधिकारियों की एक टीम गाजियाबाद सेक्टर 4 वसुंधरा में PNB की शाखा पहुंचती और मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली। सिसोदिया ने दावा किया कि CBI को उनके लॉकरों में
कुछ भी नहीं मिला। जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। ये झूठ बोला गया था कि जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, जबकि ऐसा कोई क्लीन चिट नहीं दिया गया था। 6 और 16 दिसंबर 2022 को ईडी ने कुछ लोगों, उनके परिसरों और संस्थानों सहित देश भर में 35 स्थानों पर छापे मारे। मुंबई, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी छापे मारे गए थे। 6 और 16 सितंबर की 2022 को ईडी ने कुछ लोगों के परिसरों और संस्थानों सहित देश भर में 35 स्थानों पर छापे मारे थे, जिसमें मुंबई, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में छापे पड़े थे। 19 सितंबर 2022 को ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया था और मामले में उसे 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों ने कहा कि आप नेता तलाशी के दौरान शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर के मुंबई स्थित घर में मौजूद थे। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने पाठक को डिजिटली सबूत निकालने और विजय नायर के साथ उनके संबंध के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया था। 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की थी। आपके संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों ने कहा कि अब आबकारी नीति मामले में प्रमुख साजिशकर्ता में से एक थे। 28 सितंबर 2022 को ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में शामिल शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। एफआईआर के अनुसार इंडोस्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू द्वारा कथित तौर पर मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों में चल रहे कम से कम 2 भुगतान किए गए थे। 7 अक्टूबर 2022 को ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, तेलंगाना और पंजाब में 35 जगहों पर छापेमारी की थी। उन्होंने आबकारी नीति के लाभार्थी एक व्यक्ति के घर में से 1 करोड़ रुपये भी जब्त किए थे। 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने मामले में एक और गिरफ्तारी की थी। एजेंसी ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया, जो दक्षिण भारत में स्थित कुछ शराब कारोबारियों के लिए कथित रूप से पैरवी कर रहा था। 17 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से दिल्ली आबकारी नीति शराब मामले में 9 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ समाप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का दबाव डाला गया। जी हाँ, ये झूठ भी बोला गया था। जब वो सीबीआई के दफ्तर से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि मुझसे कहा जा रहा है कि तुम अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दो और भाजपा के साथ अगर मिल जाओ तो तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोले थे। 14 नवंबर 2022 को ईडी ने विजय नायर और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित किया गया था। चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली सहित 7 अभियुक्तों के नाम को नामजद किया गया था। और इसी 25 नवंबर 2022 को जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था। इस चार्जशीट में भी इसका नाम नहीं है। इससे साबित होता है कि इस घोटाले में मनीष सिसोदिया का कोई लेना देना नहीं है। यह भी झूठ बोला गया था। 30 नवंबर 2022 को मनीष सिसोदिया करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बड़ी रिटेल के निर्देशक है। 30 नवंबर 2022 को ही ईडी ने घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एलसी कलवंतकुला कविता को नामजद किया था। ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर ने कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, जिसे वह साउथ ग्रुप, शरथ रेड्डी के कविता और मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित करते हैं। 11 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने के कविता से दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में बंजारा हिल्स हैदराबाद में उनके आवास पर पूछताछ की थी। जो 2 फरवरी 2023 को ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर समीर महेंद्रू के साथ बात की थी और उन्हें विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहा था। 19 फरवरी को चैरिट एडवर्टाइजिंग के राजेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 18 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फिर से तलब किया। हालांकि सिसोदिया ने बजट तैयार करने के कारणों का हवाला देते हुए सीबीआई से पूछताछ टालने को कहा। एजेंसी ने एक नया समन जारी किया और उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। तो यह किस तरह से यह पूरा शराब घोटाला चला था। और इस शराब घोटाले को दरअसल इन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के टाइम पे एक नारा दिया था
कि आपदा को अवसर में बदले, तो वही ये आम आदमी पार्टी ने शराब को कोरोना काल के आपदा के समय अवसर में उसे बदला था। जी, आप सभी को याद होगा जिस टाइम इस देश में कोरोना की एकदम स्थिति भयावह थी कोरोना की वजह से, दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। उस समय किस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में शराब की दुकानें खुलवा के और किस तरह की एक असहज स्थिति पैदा कर दी थी। आप बहुत सी न्यूज में देखे हुए हैं किस तरह से शराब के लिए दिल्ली में मारामारी हो रहे थे, पूरे कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, और वो सब इसीलिए किया जा रहा था कि कोरोना के टाइम में जो इनको कहीं से कोई आमदनी नहीं हो रहा था, तो इन्होंने लोगों से शराब के जरिए पैसा की वसूली कर रहा था। और उसके बाद जो इन्होंने नई शराब नीति बनाई, इनमें तो गजब तरीके से इन्होंने वसूली किया। तमाम नियमों को ताक पे रख के इन्होंने ये शराब नीति बनाया, जिससे आम आदमी पार्टी को करोड़ों रुपए की फायदा हुई। और ये आरोप सीबीआई लगा रही है, कोई और व्यक्ति नहीं लगा रहा है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी लगा रही है। और उस मामले में गिरफ्तारी के बाद, इनको गिरफ्तारी से पहले ही इन सबको पता था कि आज सीबीआई मनीष सिसोदिया गिरफ्तार करेंगे। और आज से पहले भी कई बार केजरीवाल ये बोल चुके हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, उनको गिरफ्तार करेगी। दरअसल उनको पहले से ही पता था कि उन्होंने जैसा काम किया है शराब मामले में, जिस तरह का उन्होंने घोटाला किया है, उनको पता था कि इसमें जेल जाना तय है। और इसलिए वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को कभी भी सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। और अंतोगत्वा आज गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद में केजरीवाल से लेके आम आदमी के तमाम नेताओं का किस तरह का रिएक्शन था, सब के सब सिर्फ ये बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने शिक्षा के लिए इतना काम किया दिल्ली में, इस वजह से आज उसको गिरफ्तार किया गया है। पर कोई नेता ये नहीं बता रहा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार क्यों किया गया है। दरअसल वो शिक्षा मंत्री के आड़ में शराब मंत्री और शराब के कारोबार भी करते थे। दिल्ली का शराब मंत्री भी वही है, ये किसी नेता ने नहीं बताया, और संभवतः किसी को पता भी नहीं होगा। और यह ऐसा शायद भारतीय राजनीति में ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री भी है, जिसके ऊपर शिक्षा, जो कि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, शिक्षा जो सभी के लिए जरूरी है, उसके ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे रहने के बाद भी वो शराब के कारोबारी है। और शराब मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, और वो शराब की दलाली कर रहे थे शिक्षा के आड़ में। ये किसी को नहीं बताया गया, हमेशा ये छुपाया गया। और आज ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं शिक्षा मंत्रालय के ऊपर। आज मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से राजघाट में जाके दिल्ली के लोगों, जनता के नाम से एक अपील की है, और उन्होंने उनमें वो तमाम सारी बातें की है, कितने भावुकता से वो बातें की है, एकदम बिल्कुल अपने भावना को बिल्कुल रोड पे ला दिया उन्होंने एक तरह से। और उन्होंने बच्चों को संबोधित किया, और कह रहा है कि आप ये मत समझना कि आपका मनीष चाचा जेल जा रहा है तो आपके लिए छुट्टी हो गई, आप मन लगा के पढ़ाई करना। अगर मुझे पता लगेगा जेल में कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो हम उस दिन खाना नहीं खाएंगे। कितनी बेशर्मी के साथ साथ इन्होंने बच्चों को संबोधित किया होगा, किस मुंह से संबोधित किया होगा, ये सोचने वाली बात है। और जब ये संबोधित कर रहा था तो कम से कम उस समय भी तो ये सच्चाई बताता कि किस लिए आप जेल जा रहे हो, किस लिए हम जेल जा रहे हैं। कम से कम कहता तो सही कि हम शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ शराब मंत्री भी है, और उसी शराब के कारोबार के लिए, शराब में जो दलाली कर रहे थे, उस दलाली की वजह से आज हम जेल जा रहे हैं। बच्चे को जानने का तो हक है कि जिस बच्चे के नाम पे आप अपनी पूरी राजनीतिक चमका रहे हो, देश दुनिया हर जगह, उसके पीछे का आपका काला कारोबार क्या है। आपका काला कारोबार पूरा शराब का है, आप एक शराब के कारोबारी हो, शराब मंत्री भी हो दिल्ली सरकार का।
और अब जिस तरह से आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी हुई है, अब यह मामला पूरा लीगल तरीके से कानूनी रूप से अब कोर्ट में जाएगी। तो अब शायद सिर्फ ये गिरफ्तारी यहीं तक नहीं रुकेगी, बहुत जल्द ही इसमें ये जो दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार नौटंकी पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसका जो सबसे बड़ा नौटंकीबाज नेता है अरविंद केजरीवाल, वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं और उन्हें भी अपने इस चंपुक के साथ जेल में रहना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये शराब नीति लागू की गई, यह संभव ही नहीं है कि यह मुख्यमंत्री के सलाह से ना किया गया हो और मुख्यमंत्री के नज़र में ना रहा हो। दरअसल केजरीवाल ने कितनी होशियारी के साथ दिल्ली के जब मुख्यमंत्री बने, तो वो मुख्यमंत्री तो दिल्ली के हैं लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है। ये भी एक अजूबा है इस देश में। शायद आपको इस देश में 29-30 राज्यों में ऐसा कोई भी राज्य नहीं मिलेगा जहां का कोई मुख्यमंत्री हो और उसके पास कोई विभाग ना हो, दिल्ली के छोड़ के। और इसी बात का फायदा ये केजरीवाल हमेशा उठाते रहे, लेकिन शायद अब जिस तरह से कोर्ट में मामला चलेगी और जिन तथ्यों के आधार पर मनीष सिसोदिया की आज गिरफ्तारी हुई है, उन तथ्यों पे अगर बहस होगी तो उसमें यह बात जरूर सामने आएगी कि जब ये शराब नीति लागू की गई थी तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री से कंसल्ट किया गया था या नहीं किया गया था, उनका इस पे क्या विचार था, उन्होंने क्या सलाह दिया था, उनके नज़र में मामला था या नहीं था, उनकी सहमति थी या नहीं थी। और जब ये सवाल पूछा जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो इनकी सहमति थी या नहीं थी, या तो इनको बताया गया था या नहीं बताया गया था। और अगर केजरीवाल ये कहते हैं कि हमें ये नहीं बताया गया या हमें मालूम नहीं था, तो फिर मनीष सिसोदिया और बुरा फंसेंगे। और अगर केजरीवाल कहते हैं कि हमको ये मालूम था, तो फिर दोनों फंसेंगे। फंसना तो अब इनको तय है। अब देखना यह है कि अपने इस चेला नंबर 2 के साथ गुरु कब जाते हैं जेल में, गुरु की नंबर कब आती है। और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी गुरु का भी नंबर आएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी आगे कोई हमारा छोटा सा प्रयास हो तो आप तक जरूर आपको सूचना जरूर मिल सके। नमस्कार।